स्वतंत्रता से पहले आय और संपत्ति, इनकम एंड एसेट्स, इनके आधार पर वोट डालने का प्रावधान था, जो कि बाद में वन मैन वन वोट सिस्टम में बदल दिया गया। ये लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, एक बहुत सकारात्मक पहल थी। लेकिन उस समय के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने अंग्रेजों से मिली डिवाइड एंड कॉन्कर की विरासत को यहाँ इनकैच कर लिया। जाति के आधार पर मतदाताओं को लुभाया जाता था। अलग अलग पार्टी ने अपने अपने समुदाय फिक्स कर लिए थे और ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों में इस तरह के उदाहरण देखे जाते थे। नमस्कार मित्रों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक या दो पार्टियों की बात कर रही हूँ, तो आइए एक सरसरी नज़र डालते हैं कुछ नामों पर। जहाँ कर्नाटका में वोक्कलिगास को जनता दल सेक्युलर का, तमिलनाडु में थेवर को AIADMK का, वेनियार को PMK का, OBC और मुसलमानों को DMK का, पेरियार को जस्टिस पार्टी का, आंध्र प्रदेश में कम्मास को TDP का, महाराष्ट्र में मराठास को शिवसेना का, यूपी में यादवों को और मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का, शेड्यूल कास्ट को बहुजन समाजवादी पार्टी का और जाट समुदाय को राष्ट्रीय लोक दल का वोट बैंक माना जाता है। तो यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि कितनी आसानी से हम लोगों को, हम किसी भी समुदाय को वोट बैंक कह देते हैं। वोट बैंक कहना और कहलाना एक आम सी, एक साधारण सी बात हो गई है। और ये तो वो नाम है जो हम आए दिन सुनते हैं, क्योंकि लिस्ट तो इससे भी ज़्यादा लंबी है। कास्ट मोबिलाइजेशन एक टूल की तरह बहुत ही निर्लज्जता से उपयोग किया जाता है, भले ही इसकी शुरुआत किसी भी मंशा से की गई हो, चाहे वो 1917 के दौरान बनी जस्टिस पार्टी हो, जो ब्राह्मणों के विरोध के लिए और अंग्रेज़ों के समर्थन के लिए बनाई गई थी, या फिर राम मनोहर लोहिया द्वारा बनाया गया वो OBC संगठन हो जो सरकारी सेवाओं में और शिक्षा प्रणाली में आरक्षण के लिए आगे आया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आर्टिकल 123(3) चुनावी प्रक्रिया में कानूनी रूप से ये सुनिश्चित करती है कि धर्म का उपयोग राजनीति में ना हो, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हर पार्टी की अपनी जाति होती है और हर पार्टी ये दावा करती है कि वो जातिवाद खत्म करना चाहती है। पहले तो ये राजनीतिक पार्टियां किसी विशेष समुदाय के अधिकारों की बात करती है, जो अपने आप में बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। लेकिन यदि हम मान भी लें, हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें कि इससे किसी विशेष समुदाय की, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की मदद होगी, तब भी ये आइडिया एक जनरेशन से ज़्यादा सस्टेन नहीं करता और एक पॉलिटिकल मूवमेंट एक फैमिली बिजनेस बन के रह जाता है। आप अकाली दल की बात कर लीजिए, आप पतली मक्कल कांची की बात कर लीजिए, आप शिवसेना की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, आप ऐसी किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए। यहाँ पार्टी, राज्य और सरकार, इन तीनों का हित सिर्फ एक परिवार का हित होकर रह जाता है। अपने ही परिवार के अलग अलग लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में बैठा दिया जाता है, जैसे शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास, PWD, बिजली इत्यादि। यदि छोटे शहरों में ग्लोबल कंपनियां आ जाएं, तो सिचुएशन और भी लुक्रेटिव हो जाती है। जब ठेकेदारों से, ट्रक ऑपरेटरों से, लैंड अलॉटमेंट मीडिएटर्स से क्लोज नेट फैमिली का ही कम्युनिकेशन होता है, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखा जा सकता है, जहां एक ओर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के चलते सजा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय जयललिता और उनकी सहयोगी शशिकला नटराजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी के चलते सजा सुनाई थी। हाँ, राष्ट्रीय दलों के लिए इस मॉडल को अपनाना व्यावहारिक रूप से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भले ही हम ये देख रहे हैं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी की पहचान इंदिरा गांधी के बाद से सिर्फ एक परिवार के रूप में हो रही है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि चुनावी दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समुदाय वही भेड़ चाल चलना चाहता हो, जहां पॉलिटिकल पार्टीज उनका दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करें।
देवेंद्र कुल बेलारस का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजनीतिक दल पुथिया तमिलगम अब शेड्यूल कास्ट की सूची से अपना नाम हटाना चाहता है। उनका कहना है कि इससे वो सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इतने वर्षों में उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा गया है, लेकिन अब वे सामाजिक गतिशीलता और प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं। आरक्षण जैसे विशेष अधिकारों को खोने का मलाल तो उन्हें है, लेकिन वे इक्वालिटी की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और किसी अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं आते हैं, उन्हें 10% आरक्षण दिलाकर भाजपा सरकार ने चली आ रही 65 साल 70 साल की प्रणाली में एक बहुत बड़ा चेंज किया है। कितने दुख की बात है कि जिस देश में वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं लेकिन कर्म प्रधान थी, आज के युग ने उसकी परिभाषा ही बदल के रख दी है। शायद हम भूल रहे हैं कि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, वेद व्यास मूल रूप से माझी परिवार से आते थे, वाल्मीकि का जन्म दलित परिवार में हुआ था और कालिदास भी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये दानी और ज्ञानी थे, एक बहुत अच्छा आचरण रखते थे, इसीलिए ये ऋषि नहीं बल्कि महर्षि बने। और वहीं रावण जन्म से ब्राह्मण था। आज तो हालात ये हैं कि जब बिहार इलेक्शन सामने है तो हर न्यूज़ चैनल में जातीय समीकरण की एक बहार सी आ गई है। घटना कितनी भी विभत्स क्यों ना हो, जैसे हाथरस कांड, लोग उसमें जातिवाद ढूंढ ही लेते हैं। अगर ये घटना किसी दलित के साथ ना होकर किसी सवर्ण के साथ हुई होती तो क्या ये कम हृदय विदारक होती? और यदि सही मायने में देखा जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हम अपनी बेटियों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि आज हम एक आम जनता नहीं लेकिन नादर, यादव, पेरियार, कुर्मी, दलित, जाट, सिख, मुस्लिम बस एक वोट बैंक बन के रह गए हैं। धन्यवाद।